सभी छात्रों का आज के वीडियो में हार्दिक स्वागत है। हम वीमा नाटक की कथावस्तु पर चर्चा कर रहे थे। प्रस्तुत नाटक में वीमा नाम की जो नवयुवती है, ये जो स्त्री पात्र है, यह एक अंध युवती का पात्र है या यह एक अंध युवती है। वीमा की आंखें बचपन में ठीक थी, बहुत अच्छी थी, सुंदर थी, मृग नैनी थी वह। उसकी वह सुंदर आंखें लगभग 8 बरस तक अच्छी रही और 8 बरस के बाद उसकी आँखों की ज्योति चली गई थी। 8 बरस तक वीमा थोड़ी सी रोशनी में भी सुई में धागा पिरो देती थी। तब तक उसने 3 किताबें भी पढ़ी थी। 8 साल की थी जब उसे माता निकली थी। ये एक प्रकार की बीमारी उस समय में थी और महीना भर इस बीमारी के कारण वीमा खाट पर ही पड़ी रही। महीने भर के बाद उठी और देखा तो आँखों में ज्योति नहीं थी। बिन ज्योति की आँखों का वजूद कैसे चलेगा। बस उस दिन के बाद बिन मोती के सीप सी उसकी आँखें खुली की खुली रह गई थी। 15 बरस के बाद भी कुदरत ने वीमा के अरमानों को रौंद दिया था। कुदरत का यह कहर उन दोनों की जिंदगी के लिए एक चुनौती था, जमन के लिए भी और स्वयं वीमा के लिए भी। जमन की अंधता के बारे में अगर बात की जाए तो जमन को तो जन्मतः नेत्रों की ज्योति नहीं थी। जमन की माताजी जब पेट से थी, जब गर्भवती थी, तभी उसको मोतीझरा रोग निकला था और उस बीमारी में माँ तो उस बीमारी से ठीक हो गई थी, परंतु जमन का जब जन्म हुआ था, जमन जब जन्मा था, तब उसकी पलकों के नीचे आँखें नहीं थी। केवल 2 बादामों की तरह उसके पलकों के नीचे की जगह थी और जैसा जन्मा था वो वैसा ही था। यह संसार, यह दुनिया जमन के लिए एक कोरे कागज के जैसी थी। कुदरत ने उसकी दुनिया छीनकर उसके साथ बहुत बड़ा छल किया था, बहुत बड़ा अन्याय किया था। वो तो जन्म से ही समझो दुखों का सागर था, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी दुनिया, उसको पढ़ा लिखा कर, उसको आत्मनिर्भर बनाकर बहुत ही रंगीन कर दी थी। कभी कभी तन मन धन तीनों सुख एक ही व्यक्ति के पास या एक ही व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। तीनों सुख एक साथ
नहीं मिल सकते हैं। कभी किसी को मन का दुख होता है, कभी तन का, तो कभी धन का दुख होता है। जैसे कबीर जी ने भी कहा है कि ये जो सारा संसार है वह दुख से भरा हुआ संसार है, दुखिया सब संसार है। और इस प्रकार से कबीरपंथी दार्शनिक विचारों का जमन वर्मा था। वह विमा का पति था। लगभग 5 महीने के बाद स्कूल की छुट्टी होते ही जमन घबराया हुआ सा घर आकर विमा से कहता है, श्यामा जी मुझे अपने बंगले पर भेज रहे हैं, एक लेटर टाइप करने के लिए कह रहे हैं। टाइप मशीन तो वहाँ दफ्तर में भी है, लेकिन कहते हैं कि ये लेटर बहुत गोपनीय है, इसका मैटर बहुत गोपनीय है, इसीलिए घर जाकर उनके व्यक्तिगत ऑफिस में जाकर टाइप करो। वो कहता है कि लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं मान रहा है, तुम्हें यहाँ छोड़कर जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तब विमा जमन को समझाती है, कहती है कि कुछ ज़रूरी काम होगा, नौकरी के साथ चाकरी भी बंधी होती है, मालिक है वे आपके, खुश होंगे तो तनख्वाह भी बढ़ा देंगे, तुम भी केवल आजकल गृहस्थी में ही डूब गए हो। एक लेटर टाइप करने में कितना सा वक्त लगेगा, उनका हुक्म है, उनका आदेश है तो करना ही पड़ेगा, उन्हीं का खाते हैं, वे बड़े लोग हैं, ना नहीं सुनते हैं, इसीलिए तुम निश्चिंत होकर जाओ और वो लेटर टाइप करके दे के फिर वापस आओ। उस समय में विमा 4 महीने की गर्भवती है। जमन को समझाकर वह वहाँ से भेज देती है और बाजार से लाए हुए खिलौने के साथ या बाजार से लाया हुआ खिलौना अपने हाथ में लेकर टटोलती है। उसी समय अचानक एक भारी भरकम हाथ विमा के मुंह पर रखकर उसका अपहरण किया जाता है। यह सारी घटनाएं और एक के बाद एक अनेक ऐसे प्रसंग जमन को रिक्शा में देवत सिंह के घर जाते समय याद आते हैं। प्रस्तुत नाटक का कुछ भाग लेखक ने फ्लैशबैक शैली में अर्थात पूर्वदीप्ति शैली में लिखा हुआ है। जमन देवत सिंह के यहाँ जाकर उसको बताता है कि श्यामा जी ने विमा का अपहरण किया है और नौकरी से भी निकाल दिया है, कमरे से सामान भी बाहर फेंक दिया है, मैं तो नेत्रहीन हूँ। वह तो अपने साथ में गुंडे रखता है और यह बात स्वयं उसने अपनी जुबान से अपने मुंह से मुझे बताई है या वह कह चुका है। उसके दफ्तर से ही आया हूँ मैं अभी। यह सारा दुखड़ा रोकर अभी मैं यहाँ पहुँचा हुआ हूँ। जैसा श्यामा जी है वैसा ही आका भी है। जात की जाजम पर दोनों एक है। जाति से चाहे कितने भी ऊंचे क्यों न हो, विचारों से तो नीचे है। और इसीलिए देवत तुम विकलांग संघ के अध्यक्ष हो और मेरी मदद करो। तब देवत कहता है कि कुछ लोग संघ को स्वार्थी मानते हैं, लेकिन यह संघ स्वार्थी नहीं है।
तो संघ सबका साथी है, और यह जो आका है वह दो मुँह वाला आदमी है। उसको तो बस अपने चहेते चाहिए। ऐसे लोग जो पैर चाटते रहें और पूंछ हिलाते रहें, हाँ जी करते रहें, निशक्तों की पीड़ा से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। देवत कहता है कि मैं तुझे एक बात बताता हूँ जो आज तक मैंने नहीं बताई है। निशक्तों की एक वाजिब मांग को लेकर मैं आका के पास गया था, और मांग यह थी कि पहली कक्षा से लेकर एमए तक निशक्तों को निशुल्क शिक्षा दी जाए। इस पत्र को मैंने आका के लेटर पैड पर सीएम साहब को फॉरवर्ड करने के लिए कहा था, लेकिन उसने तो मुझे निशक्त कहकर, भला बुरा कहकर वहाँ से दुत्कारा था या वहाँ भला बुरा सुनाया था। लोगों को फुसलाकर छल बल से भी काम लेते हैं। मदारी है वे लोग, पक्के मदारी है। मैं तो अपना गुस्सा दिखाकर आया हूँ। तब जमन कहता है, हाँ मुझे भी कहता है कि तुम विमा को भूल जाओ और नेत्रहीन संस्थान के माध्यम से निशक्तों के सामूहिक विवाह के लिए आवेदन करके तुम्हारी जात बिरादरी की किसी अच्छी पात्र लड़की के साथ विवाह करो। देवत कहता है, दोनों मौसेरे भाई चोर है, सियासत है पूरी। श्यामा जी की नेत्रहीन संस्था है और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसी को लाभ पहुंचाना चाहता है आका। लेकिन तुम टस से मस मत होना, अर्थात तुम अपना धैर्य मत खोना, अपनी हिम्मत मत छोड़ना, तुम चिंता मत करना। एक ऐसे अस्त्र का हम प्रयोग करेंगे, आका को उसकी औकात बताएंगे और श्यामा जी को धरती सुगाएंगे। विमा तो हमारे संघर्ष की निमित्त मात्र होगी। पहले तो हम थाने जाकर उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करेंगे। न्याय की धारा तो अमीर गरीब सबके लिए एक होती है। देवत की चौपहिया से दोनों, देवत और जमन, थाने में पहुंच जाते हैं। देवत थानेदार से कहता है, सर इसकी नेत्रहीन गर्भवती पत्नी का श्यामाजी ने अपहरण किया है, इसलिए हम न्याय की गुहार की आशा से आपके पास आए हैं। आप तुरंत कार्रवाई करें। बंधा बंधाया घोंसला उजाड़ दिया है बेचारे का उन लोगों ने। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एक्ट का केस है यह। सुना है उसकी जो तफ्तीश होती है उप अधीक्षक के स्तर पर ही होती है, और संयोग से अब वे आज आ ही रहे हैं, तो हम भी उनसे मिलना चाहते हैं, हम भी उनसे मिल लेते हैं। तब थानेदार उन दोनों पर क्रोधित होता है, गुस्से से दोनों को वहाँ से रवाना कर देता है। फिर दोनों देवत के घर जाते हैं। देवत जमन को समझाता है, कहता है कि अब हमने पुलिस में रिपोर्ट लिख दी है, विमा का जरूर पता लग जाएगा। अब तुम निश्चिंत रहो, कुछ खा पी कर आराम करो। तुम्हारा यह हुलिया देखकर तरस आ रहा है मुझे। कैसी हालत बनाई तुमने अपनी। अगर तुमने कुछ खाया पिया नहीं तो कैसे काम चलेगा। हक की लड़ाई भूखे रहकर नहीं लड़ी जाती। जमन अनमना सा उदास होकर बैठा रहता है। देवत कहता है, जमन एक सच्ची बात बताता हूँ जो मुझे
पता लगी है। थानेदार ने अपनी अर्जी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। थाने का एक कांस्टेबल मेरा परिचित है। उसे मोबाइल से फ़ोन करके पूछा तो पता चला कि अर्जी जैसी दी थी वैसी ही थानेदार के टेबल पर पड़ी हुई है। हो सकता है थानेदार पर किसी ने दबाव डाला होगा। दोनों दोस्त मिलकर फिर दूसरा एक उपाय अपनाते हैं। दूसरा उपाय यह अपनाते हैं कि लीडिंग पेपर का एक संवाददाता है जो देवत का अजीज है, उसका प्रिय दोस्त है। इसलिए उसके अखबार के माध्यम से श्यामा जी के इस कुकृत्य का वे पर्दाफाश करना चाहते हैं। श्यामा जी के इस निम्न कृत्य की धज्जियां उड़ाने का फैसला लेते हैं और साथ ही आका की निष्ठुरता का भी वे पर्दाफाश करना चाहते हैं। निशक्त की पत्नी के अपहरण की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। पुलिस ने इस प्रकार का वर्षन जमन से देने की बात निश्चित हो जाती है और यह खबर पेपर में आते ही उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाएगी, ऐसा इन दोनों दोस्तों को लगता है। उनको ऐसा भी लगता है कि यह खबर आका, अन्य मंत्री लोग, सभी लोगों तक यह पहुंच जाएगी। मंत्री जी तो श्यामा जी की संस्था की जांच करा के अनुदान तक बंद कर देंगे। इसलिए जमन कहता है कि अखबार वाले तो आज कहाँ इतने खरे रह गए हैं। सत्ता और पैसों के सामने उनकी भी कलम निकम्मी हो जाती है, परंतु दोषियों को सजा मिलेगी तभी मेरे घर में दीपक जलेगा। तब देवत जमन को समझाते हुए और उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहता है, प्रेस यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और यह स्तंभ आम लोगों का सहारा है। अगर प्रेस नहीं होगी तो राजनीति लोकतंत्र का गला घोंट देंगी। संकट और परेशानियों के चलते प्रेस ही तो हमारा संबल बन सकती है। देवत अपने अजीज दोस्त, अपने प्रिय दोस्त C झा अर्थात श्री चमक चंद्र झा, जो कि दैनिक बाज अखबार का संवाददाता है, तो उस संवाददाता को फ़ोन करके बुलाता है अपनी रिपोर्ट देने के लिए। 35 वर्ष की आयु वाला यह झा नाम का संवाददाता आकर सारी पूछताछ करके अपनी डायरी में अर्थात अपनी स्लिप पैड में सारी स्टोरी लिखकर स्वतंत्र स्वयं वर्षन देने की बात तक करता है। केवल बात ही नहीं करता तो इस प्रकार का वह आश्वासन भी देकर चला जाता है। तब दोनों दोस्त बेसब्री से दूसरे दिन का इंतज़ार करते हैं, दूसरे दिन के अखबार का इंतज़ार करते हैं। यह संवाददाता झा तो श्यामा जी को बहुत भला बुरा कहकर वहाँ से गया था, उन दोनों के पास जब आया था। उसने कहा था कि जमन के साथ तो बेरहमी से अमानवीयता का व्यवहार किया है। यह वक्त जात पात का नहीं, समन्वय का है। जमन जी के साथ जो कुछ हुआ है वह बहुत ही गलत और अत्याचार की श्रेणी में आने वाला है। लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए, चिंता मत कीजिए।
कल खबर आते ही सबके सब चारों खाने चित हो जाएंगे। यहाँ रुकेंगे।